बच्चों, वेलकम टू एलएन। मैं यशवंत कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट एलएन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं तेजस मार्क 2 सीरीज में। बच्चों, इस सीरीज में एलएन की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आप सभी लोगों के लिए लेकर आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेई एडवांस, वो भी सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, फ्रॉम चैप्टर वाइज। ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि हर एक चैप्टर के आपको चैप्टर वाइज एडवांस के सारे क्वेश्चंस इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो बच्चों, अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल के बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन से। बच्चों, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक रूल बता देता हूं कि रूल ये है, जब कभी भी आप ये वीडियो स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही स्क्रीन पर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर एंड में आंसर मैच करना है। ठीक है बच्चों, तो यही मामला आप हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए ये रहा। बच्चों, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फ्लोरीन एटम हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन Cl एटम। तो बच्चों, अगर अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हमें पता है, तो वो क्लोरीन के लिए ज्यादा होती है फ्रॉम फ्लोरीन, ये भी बात है। अब अगर अपन बात करें तो यहां पर बोल रखा है बच्चों कि लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ ये होता है, ये हमें पता है। और हमें पता है कि यहां पर दिया हुआ है कि नेगेटिव शब्द इन्होंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, तो बताया है बच्चों फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है ही सही, और वो ये बोल रहा है कि लेस नेगेटिव है फ्लोरीन के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड मोर इफेक्टिवली बाय 3p इलेक्ट्रॉन इन Cl एटम देन 2p इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन एटम। नहीं बच्चों, रिपल्सन फ्लोरीन में ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, इस वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका वैल्यू कम होता है, तो इस सेकंड में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो आपका यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, आंसर सी। नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2000। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज। रेडियस का ऑर्डर बताना बच्चों सिंपल है। अगर अपन पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन। तो बच्चों हमें पता है कि बेरिलियम, बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस की जो वैल्यू होती है वो कम होती है बच्चों। तो यहां पर आप देखोगे तो बेरिलियम की ज्यादा आनी चाहिए, जबकि इन्होंने बोरॉन की ज्यादा दी हुई है, तो ये गलत हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। सेकंड वाले में देखा जाए तो बच्चों निगेटिव आयंस दिए हुए हैं, तो अगर अपन न्यूट्रल एटम्स की बात करते हैं तो नाइट्रोजन ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से ज्यादा होता है फ्लोरीन, सॉरी ऑक्सीजन फ्लोरीन से ज्यादा साइज रखता है। ठीक है, नाउ अगर अपन निगेटिव एटम की बात करते हैं तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने से हमें पता है कि साइज और बढ़ जाता है। तो बच्चों यहां पर तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा साइज जो पहले इसका था, अब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो और ज्यादा साइज इसी का होगा। सो नाउ बी ऑप्शन हमें यहां से क्या दिख रहा है, करेक्ट दिख रहा है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। बच्चों यहां पर लिथियम बीच में क्या कर रहा है, बीच में थोड़ा ना आएगा, या तो आगे आएगा या पीछे आएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। लिथियम कहाँ आना चाहिए, पीछे आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, गलत हो गया ना। अगर डी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर कैटाइन दिया हुआ है, तो कैटाइन का हमें पता है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है बच्चों, तो आपका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये 4+ का जो साइज होगा सबसे कम होगा, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। So for this question answer is B option. Correct answer is B. This question also asked in JEE Advanced 2000. ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द IE1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। इसको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों हमें पता है बेरिलियम का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है 1s2 2s2। बोरॉन की बात की जाए तो 1s2 2s2 2p1। IE1 की बात कर रहा है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट।
तो वो हमें पता है कि यहाँ पर 2s2 से निकालेंगे और यहाँ पर 2p1 से निकालेंगे। तो बच्चों ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो आपकी जो IE1 की वैल्यू है वो बेरिलियम के ज़्यादा आ जाएगी एज कम्पेयर टू बोरॉन। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो आंसर क्या है, ट्रू। बच्चों ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, ठीक है। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, इसलिए आप एडवांस का हमेशा ध्यान रखें कि ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि यार ये एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। एडवांस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक छोटे से वर्ड में घुमा देता है और वहीं पर आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि द सेट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP1। बच्चों IP1 क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर आता है वो किसकी तरह आता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह आता है। तो बच्चों अगर अपन आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाल ले फॉर गिवन ऑप्शंस तो आपका IP1 का ऑर्डर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये दिए हुए हैं। और IE1 या IP1 का जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, जो कि गलत है बच्चों। हमें पता है कि जो IE यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हुआ वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, जबकि यहां पर क्या दिया हुआ है, इंक्रीज। तो ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन है बेरिलियम से कम होता है मैग्नीशियम फिर कैल्शियम, हाँ ये सही है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल डिक्रीज होता है। फर्स्ट वाले की बात करें, ठीक है। सी ऑप्शन में दिया हुआ है बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये भी गलत है बच्चों। नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो कार्बन से ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि वो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन रखता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। डी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, फेरस, सिलिकॉन, कार्बन, अगेन वही कि आपका यहाँ पर जो पीरियड है ये अलग पीरियड में है, ये सबसे लेस पीरियड यानी कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा बाकी सबसे ज्यादा होगा। तो डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी 2001 में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन अमंगस द फॉलोइंग। तो देखते हैं, ए ऑप्शन में आपको Li माइनस दिया हुआ है, B माइनस, फिर B माइनस और C माइनस यहां पर दिया हुआ है। तो बच्चों हमें पता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 2s2, इसका होता है 2s1। सॉरी ये मैं लिथियम का बता रहा हूं, ये यहां पर लिथियम का और ये हो गया बेरिलियम का। सिमिलरली अगर बोरोन की बात की जाए तो बोरोन का होता है 2s2 2p1। सिमिलरली C माइनस की अगर बात की जाए तो कार्बन का जो होता है ये होता है 2s2 2p2। तो बच्चों अब यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होने वाला है। बच्चों ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, सबसे स्टेबल कन्फिग्रेशन है अमंग गिवन। ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा रिपल्सन यहां होने वाला है, तो सबसे अनस्टेबल जो एनाइन बनेगा वो क्या बनेगा, Be माइनस। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर वुड बी बी ऑप्शन। और ये 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट इज। बच्चों ग्रुप 13 में हमें पता है कि बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। तो बच्चों यहां पर डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, जो साइज है वो गैलियम का कम हो जाता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो साइज की अगर अपन बात करते हैं तो बोरोन का तो सबसे कम है, फिर उसके बाद गैलियम का आ जाता है, फिर एल्यूमिनियम आगे चला जाता है बच्चों। और बाकी अगर अपन इंडियम और थेलियम की बात करें तो इनका साइज एज इट इज ही रहता है। तो यहां से देख लीजिए कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहां पर देखें तो गैलियम एल्यूमिनियम से कम है और इंडियम थेलियम, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में देख लेते हैं, एल्यूमिनियम अगेन गैलियम से कम हो गया तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। एल्यूमिनियम यहां पर भी पीछे आया गैलियम से, तो ये भी गलत हो गया। बच्चों आपका क्लियरली आप ये बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। आईआईटी का जरूरी नहीं, अगर कोई क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से यानी कि सही आंसर निकालने के लिए, एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए सोल्व करने बैठोगे तो हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आपको ऑप्शन एलिमिनेशन वाली टेक्निक आना ही चाहिए, जिससे आपका आंसर आपको पता है कि इसके अलावा कुछ
हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, यहां से आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। यह क्वेश्चन आपका एडवांस 2016 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द ऑप्शंस विद ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इज और आर। तो बच्चों ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको अपने को याद करना चाहिए कि कौन से एम्फोटेरिक होते हैं ऑक्साइड्स और कौन से एसिडिक और कौन से बेसिक होते हैं। ना पीरियोडिक टेबल में हम जनरली देखते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, सॉरी बेसिक होते हैं, और बाकी जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और उसके बीच में हमारे पास यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस ट्रेंड को याद करोगे तो वहां से आप देखोगे बच्चों कि जो आपका Cr2O3, BeO, SNO, SNO2 ये सारे के सारे क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहां पर अगर अपन देखें तो बच्चों ये सारे के सारे एम्फोटेरिक नहीं होते हैं, ये ध्यान देना। तो ये गलत हो गया। ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहां पर भी आपके सारे के सारे एम्फोटेरिक नहीं होते हैं। डी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये होता है, ये होता है, ये तो होता ही है, और ये भी होता है। तो आपका डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद करना था बच्चों क्वेश्चन, मतलब कि कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, यहां से ऑप्शंस देखेंगे तो सी और डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एडवांस 2017। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज I1, I2, I3 ऑफ 4 एटम्स विद atomic numbers n, n+1, n+2, n+3 where n is less than 10 are tabulated below. What is the value of n? तो बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बड़े ध्यान से सोल्व करना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे इन IE1, I2, IE3 की वैल्यूज को तो बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल पाओगे। तो अपने को बस केवल क्या देखना है कि कहां पर सडन बड़ा वाला जंप आ रहा है IE की वैल्यूज में। सबसे पहले देखते हैं यहां आ रहा है क्या बच्चों? नहीं आ रहा है। यहां आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा, यहां पर भी नहीं आ रहा है। यहां पर देखा जाए तो सडन जंप आ रहा है 496 से लगभग डायरेक्ट 4562, यानी कि लगभग 9 to 10 टाइम्स आपकी IE1 हो चुकी है, सॉरी IE2 हो चुकी है। तो बच्चों हमें पता है कि सडन जंप कहां पर आता है? जब आपका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है और वहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इनर्ट गैस का अगर कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है और वहां से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपका सडन जंप आपको IE की वैल्यूज में देखने को मिलता है। तो यहां पर एक जंप देखने को मिल रहा है, तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं कि यार n+2 वाला जो एटॉमिक नंबर है वो ऐसा होगा कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। अगला वाला देखते हैं, अगले वाले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक तो यहां से ये पता लग गया। तो बच्चों अब लेस देन 10 वाले में जो n+2 की वैल्यू है वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या ले ले? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों हम क्या सोच सकते हैं कि यार अगर अपन n की वैल्यू 9 ले तो n+2 क्या हो जाएगा? 11, और 11 में सोडियम के लिए अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सडन जंप आपको IE2 में देखने को मिलेगा। तो एक ये अजम्पशन है। दूसरा देखते हैं, यहां पर देखते हैं n+3 में पहले और दूसरे में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि दूसरे और तीसरे में सडन जंप देखने को मिल रहा है। अब यहां से क्या देखने को मिला कि सर जो n+3 वाला एटॉमिक एटम है या एलिमेंट है उसमें से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसमें से जब अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना पड़ता है, यानी कि उसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों यहां पर अगर अपन इसको 11 मानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है n+3 12 होगा। नाउ अगर अपन यहां से सोल्व करें n+2 इक्वल्स टू 11, n की वैल्यू कितनी आती है? 9। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम इजीली देख सकते हैं कि n की वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है। अगर आप बाकी वैल्यूज के लिए इसको सोल्व करना चाहोगे बच्चों तो यहां पर ये जो दोनों आपके IE1, IE2, IE3 की वैल्यूज दी हुई है ये आपके सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इस वजह से फॉर दिस क्वेश्चन आंसर वुड बी 9 फॉर द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। ठीक है बच्चों, आइए इसका आंसर देखते हैं। 9 इज द करेक्ट आंसर।
और ये क्वेश्चन आपका एडवांस 2020 में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, यहां से आप देख रहे होंगे कि पीरियडिक टेबल से इतने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, लेकिन फिर भी चांस तो बनता है कि यहां से अच्छा क्वेश्चन एक बन जाए। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ पीरियडिक टेबल आपका हो चुका है खत्म। अब अपन अगले चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, पीरियडिक टेबल के आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो चुका होगा एडवांस के लिए। नाउ केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल्स दैट विल हैव डाइपोल मोमेंट आर, यानी कि म्यू आपका नॉन जीरो आना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? आइए सबसे पहले देखते हैं 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल यानी कि ये CH3 हो जाएगा और ये भी CH3 हो गया, ये तो आपका CH3 है ही सही। तो बच्चों यहां से अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल आ रहा है, सर ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा क्या है? सिमेट्रिकल है, तो इसका म्यू क्या होगा? 0 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होगा और म्यू 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि चारों जो स्पीसीज जुड़ी हुई है वो सेम है, यानी कि सिमेट्रिकल आपका मॉलिक्यूल है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं ट्रांसपेंट टू इन, आ जाओ बी ऑप्शन में देखते हैं ट्रांसपेंट टू इन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंट टू इन। तो बच्चों यहां पर आपका इस तरीके से अपन ने जोड़ दिया, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा क्या? यहां पर आपका आ जाएगा एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम को अपन नीचे अलग से दिखा देते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम की वजह से ही आपका सिस और ट्रांस बनेगा। नाउ ये क्या बोल रहा है? ट्रांस है ना, तो बच्चों हाइड्रोजन इस साइड चला जाएगा और यहाँ पर इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ये CH2 ये CH3। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें बच्चों, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बच्चों, तो अनसिमेट्रिकल है तो म्यू आपका नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो गया। नाउ हो सकता है क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो, तो आइए देखते हैं। सिस हेक्स 3 इन, आइए यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, हेक्स 3 इन, वो भी सिस, तो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ अगर अपन यहां पर ध्यान से देखें बच्चों, तो ये क्या है आपका? CH2 CH3 CH2 CH3। अब ये sp तो है, sp3 है, सॉरी sp2, और ये भी आपका है sp2। नाउ बच्चों अगर अपन यहां पर ध्यान से देखें, तो इसमें आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये रहेगा, और इधर से भी अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांस होता तो हो सकता है ये इसको कैंसिल कर देता और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कैंसिल कर देता, लेकिन यहां पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आपका जो म्यू आएगा यहां से अल्टीमेटली क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। सो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, क्या है? 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, आ जाओ 1 2 3 4 2233। तो बच्चों यहां से आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में म्यू क्या आएगा? आपका 0 आएगा। सो यहां से इसमें कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। सो डी ऑप्शन इज आपका गलत आंसर। सो यहां से आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है बी एंड सी। तो आइए इसका देखते हैं, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। और ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पहले पूछा गया है IIT 1992 में। ठीक है, तो आपके लिए जो अच्छे क्वेश्चंस है वो पुराने यानी कि काफी साल पुराने क्वेश्चंस भी मैं यहां पर लेकर आया हूं, ताकि आपको अलग से कॉन्सेप्ट देखने को मिले और क्या किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर एडवांस पूछ सकता है वो देखने को यहां पर आपको मिले और सीखने को मिले। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर।
तो बच्चों MOT का क्वेश्चन है, इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। Cn माइनस में कितने आएंगे बच्चों? 7 और 6 13 और 1 14। बी की बात करते हैं, O2 माइनस 16 और 1 17। NO प्लस 8 और 7 15 माइनस 1 14। और डी में क्या आएगा आपका? Cn प्लस 7 और 6 13 में से 1 काट दिया 12। तो क्या बोल रहा है बच्चों की विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो बच्चों ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें पता भी है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3 आता है, इसके लिए भी 3 आएगा। ठीक है, सो यहां से आपका ए और सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी और सी डी नहीं होंगे। ठीक है, ए और सी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन भी 1992 में पूछा गया था बच्चों। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज पोलर एंड हैज द सेंट्रल एटम विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो पोलर तो देखना ही देखना है और सेंट्रल एटम पर sp2 भी होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। H2CO3 की बात करते हैं। तो यहां पर बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, दिख रहा है हमें क्लियरली। नाउ और क्या पूछ रहे हैं बच्चों? पोलर, इट इज पोलर, क्योंकि बच्चों यहां पर अनसिमेट्रिकल है तो म्यू आपका नॉन जीरो आएगा। ठीक है, आइए दूसरे में देखते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सिमेट्रिकल है तो म्यू क्या आएगा? जीरो आएगा बच्चों। BF3 हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है लेकिन सिमेट्रिकल होने की वजह से म्यू क्या आएगा आपका? जीरो आएगा। जबकि अगर अपन बात करते हैं डी की, तो डी में बच्चों आपका इस तरीके का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, नाउ सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? sp3। तो आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो यहां से sp2 और पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है? ए ऑप्शन, यानी कि H2CO3। आइए आपका ऑप्शन देखते हैं आंसर में, ए ऑप्शन। IIT 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर। तो बच्चों सोल्यूबल कौन होगा? सोल्यूबल इन वाटर कौन होगा? पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर भी क्या होता है? पोलर होता है। ठीक है, तो अपन देख लेंगे कि ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स जिनके लिए म्यू क्या हो? नॉन जीरो हो। तो आइए देखते हैं। CH2 में अगर आप देखोगे तो म्यू क्या आता है? जीरो आएगा बच्चों। CH2 ए ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो इस तरीके का मॉलिक्यूल है, तो यहां पर म्यू क्या आएगा? जीरो आएगा, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में C2H5 पोलर, तो ये इसके साथ साथ यहां पर एक और फैक्टर होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता होगा तो बच्चों वो वाटर में सोल्यूबल होगा। तो यहां से C2H5 अपने को दिख रहा है कि पोलर तो है ही सही, उसके साथ साथ आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेगा क्योंकि आपका HO से जुड़ा हुआ है। तो बी ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो जाएगा। CCl4 में आपका म्यू जीरो होता है बच्चों, क्योंकि ये sp3 है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या है? सिमेट्रिकल, तो आपका म्यू जीरो होगा, तो ये सोल्यूबल नहीं होगा। CSCl3 की अगर अपन बात करते हैं तो CSCl3 में भी आपका म्यू तो नॉन जीरो आता है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से ये सोल्यूबल नहीं हो पाता। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर आप आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। वो भी क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1998 IIT एग्जाम। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज द कॉमन फीचर्स अमंग द स्पीसीज Cn माइनस CO एंड NO प्लस R। तो आइए देखते हैं। Cn माइनस है, CO है और NO प्लस है। अब अगर अपन बात करें, यहां पर दिया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है, एक तो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है और वीक फील्ड लिगेंड और कौन सा एक्सेप्टर आपका मॉलिक्यूल है वो पूछा गया है।
तो इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों 6 और 7 13 और एक 14, इसमें भी 8 और 6 14, यहाँ पर 8 7 15 और एक 14। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है तीनों। बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा 3 3 एंड 3। क्लियर। नाउ बॉन्ड ऑर्डर तो है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ए ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, बॉन्ड ऑर्डर करेक्ट है और 3 है और वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन बच्चों अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है कि जो CN माइनस होता है ये SFL होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि बॉन्ड ऑर्डर 2, ये यही गलत हो गया। डी में आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है और वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां से आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है बच्चों, क्या निकल के आता है, ए ऑप्शन। IIT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूलर स्पीसी हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने आ जाओ। N2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, F2 में होते हैं 18, O2 माइनस में होते हैं 17 और O2 2 माइनस में होंगे 18। अब अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बच्चों, तो इन 14 में से 8 इलेक्ट्रॉन तो आपके स्टार्टिंग में भर दिए जाएंगे, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनसे ही इसका जो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर है वो आएगा बच्चों। तो यहां पर अगर हम अपन ध्यान से देखें तो इस तरीके से भरे जाएंगे 2 2 और 2। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है बच्चों, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। इसमें देख लो भैया, यहां पर आपका हो जाएगा 18 है, तो यहां पर तो एस पे मिक्सिंग हो गया था लेकिन यहां नहीं होगा। यहां पर आपका आएगा 2 2 2, ये कितने हो गए 6, और आपके अभी कितने बाकी है 10 बाकी है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितने हो गए 10 हो गए क्या, 8 आपके पहले चले गए और 10 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर भी आपका n की वैल्यू क्या आ गई 0। सिमिलरली O2 माइनस की बात करते हैं, O2 माइनस में भी sp मिक्सिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे कुछ इस तरीके से 2 2 2, अब कितने 17 हैं, तो 6 तो भर दिए, अब कितने बचे 3 बचे, तो 3 में 2 यहाँ आ जाएंगे, 1 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है, तो यहाँ पर n पेड इलेक्ट्रॉन है। O2 2 माइनस की बात कर लेते हैं, O2 2 माइनस में इसी तरीके से हो जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT 2002। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं बच्चों, ये आपको अगर याद नहीं रहता हो कि सर कभी एस पे मिक्सिंग होगा कभी नहीं होगा, तो एक आसान सा ट्रिक है, इसको याद कर लेना। तो लेस देन और इक्वल्स टू 14, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, याद इस तरीके से रखना है कि भैया अगर आप कम खाओगे तो आपका मुंह कम फूलेगा और ज्यादा खाओगे तो आपका मुंह ज्यादा फूलेगा। तो देखो अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन खाए तो आपका मुंह पिचक गया, गाल चिपक गए, और 14 या 14 से ज्यादा खाए तो आपके गाल क्या हो गए, फूल गए। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड बॉन्ड ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग O2+। तो बच्चों O2+ की बात कर लेते हैं। O2+ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 16 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 15 आ गए। हमें पता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 14 के लिए 3 आता है, 15 के लिए कितना आ जाएगा 2.5। क्लियर। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2.5, और ऑब्वियस सी बात है कि ओड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर, ये भी सही बात है। तो पैरामैग्नेटिक हो गया और बॉन्ड ऑर्डर आपका जो है 2.5 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऑप्शन। तो ये डायमैग्नेटिक तो ऐसे खत्म हो गया, अब इन दोनों में से चेक करना है। पैरामैग्नेटिक तो है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जो है वो O2 से कम है या O2 से ज्यादा है, O2 से ज्यादा है। O2 में कितना होता है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है,
तो यहां से जो O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो O2 से ज्यादा आएगा। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई 2004। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज। वापस से पैरामैग्नेटिक कंपाउंड देखना है। आओ ए में अपन अगर बात करें बच्चों तो ये पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, तो O2 2 माइनस। अगर एनाइन अपन देख लेते हैं, एनाइनिक पार्ट अपन देख लेते हैं, तो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो O2 2 माइनस क्या होगा बच्चों? O2 आपका पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन O2 2 माइनस क्या होता है? डायमैग्नेटिक। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18। बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका 1। ठीक है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है। आपको पैरामैग्नेटिक चाहिए था, तो ये खत्म हो गया। O3 की अगर अपन बात करते हैं, O3 की अगर अपन बात करते हैं तो ये भी क्या आता है? डायमैग्नेटिक आता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। N2O O2 माइनस होगा बच्चों, ये भी आपका क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। आपको पता ही है N2O में अगर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हो, आपको यहाँ पर जो कंपाउंड है वो अल्टीमेटली डायमैग्नेटिक निकल के आता है। जबकि यहाँ पर आप निकाल के आते हो O2 माइनस। O2 माइनस की बात कर लेते हैं। O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ओड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपकी पैरामैग्नेटिक होगी। इज इट क्लियर? सो यहां से आपका जो KO2 है ये आपका क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी डी ऑप्शन। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2007। ठीक है बच्चों, आई होप करेक्ट आंसर इज डी। आपके सामने करेक्ट आंसर ये रहा। आई होप यहां तक का आपका जो मामला था वो बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO इज। तो सबसे पहले CO का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं भैया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आए? 8 और 6 14। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब एक एक का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। ए में देखते हैं NO माइनस, इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 7 और 8 15 और 1 16। 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आएगा। 16 में कितना आएगा? 2 आएगा, हमें पता है। नाउ बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। NO प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? 8 और 7 15 में से 1 गया 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया बच्चों, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी की बात कर लेते हैं। CN माइनस, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। और N2 में आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा? वो तो 14 इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 आना ही है। लेकिन अब आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको ये पूछा था कि स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO इज। तो आपका डिफरेंट कौन सा है? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है निकल के? 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? ए ऑप्शन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2007 एडवांस एग्जाम। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1 आपको दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 आपको दिया हुआ है। 1 है इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव्स एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड। तो बच्चों जो ऑर्थोबोरिक एसिड है H3BO3, तो ये मोनोबेसिक एसिड होता है। इट इज करेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो ये H3BO3, तो ये तो आपका 3 हाइड्रोजन देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये यहाँ पर जो बोरिक एसिड होता है बच्चों, बोरिक एसिड आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, किस तरीके से? हालांकि यहाँ पर आपको लगता होगा कि सर होना चाहिए, बट होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक OH माइनस जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक OH माइनस H2O से एक्सेप्ट कर लेता है, और दिस इज नोन एज मोनोबेसिक।
एक OH माइनस एक्सेप्ट करने की वजह से ये क्या हो गया, मोनो बेसिक और वीक एसिड है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हो गया। दूसरा क्या है, इन वाटर ऑर्थोबोरिक एसिड एक्ट्स एज अ प्रोटॉन डोनर। बिल्कुल नहीं, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, नहीं टूटता है, ये वाला भी नहीं टूटता है। सो आपका स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो यहां से आपका जो आंसर है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2007। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज मैच ईच ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस इन कॉलम फर्स्ट विद इट्स प्रॉपर्टीज इन कॉलम सेकंड। तो बच्चों एक एक को आपको राइट हैंड साइड पे जो प्रॉपर्टीज है उनसे मैच करना है। राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टीज कौन सी है, पैरामैग्नेटिक, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बॉन्ड ऑर्डर और मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल्स। तो बच्चों अगर अपन Q और R की बात करते हैं, यानी कि अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो यही देखना है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर जो मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है क्या वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो कर सकता है क्या। बिल्कुल, आपका बोरोन भी दोनों कर सकता है, नाइट्रोजन भी दोनों कर सकता है, O2 माइनस भी दोनों कर सकता है और O2 भी आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकता है। तो आपका एक तरीके से इसका भी QR तो सबका आंसर हो चुका है। नाउ इसको हटा दो, अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर की। तो B2 का अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो B2 जो है पैरामैग्नेटिक नेचर में नहीं होगा। B2 क्या होगा, इट विल बी डायामैग्नेटिक। तो आपका P ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। नाउ अगर अपन N2 की बात करते हैं तो N2 भी क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा बच्चों, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ O2 माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहां पर O2 माइनस में आपका P ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ D ऑप्शन की बात करते हैं, O2 तो आपका फेमस एग्जांपल है, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होना ही होना है भैया, अकॉर्डिंग टू MOT अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर भी P आ जाएगा। चलो अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर अपन बात करते हैं बच्चों, तो B2 में बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। B2 में आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों, 6 और बेरिलियम बोरॉन 5 और 5 10। तो 10 में से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे जाएंगे। सबसे पहले A ऑप्शन की बात कर लेते हैं, B2। तो 10 में से 8 तो आपके शुरू में भर दिए जाएंगे बच्चों, उसमें तो कोई डाउट नहीं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आपके यहां आएंगे। कहां आएंगे, यहां आएंगे। ठीक है क्या, सो यहां से आपको अगर आपको दिख रहा है बच्चों, तो यहां से आपका जो ये B2 है ये डायामैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक हो चुका है। यहां पर अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर P करेक्ट हो जाएगा। नाउ अगर अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, 2 - 0/2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है बच्चों, 1। तो आपका यहां पर S ऑप्शन नहीं आएगा। नाउ T की बात करते हैं, मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल्स, बिल्कुल सही बात है। लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए S एंड P का जो मिक्सिंग है वो जरूर होता है। तो आपका यहां पर T भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट हो गया आपका। दूसरे में देखते हैं, डायमैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक वाला P वाला नहीं आएगा। N2 का बॉन्ड ऑर्डर, N2 का बॉन्ड ऑर्डर यार अपने को पता है ना, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। तो यहां से N2 में आपका S नहीं आएगा। हाँ, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो S और P का मिक्सिंग हो गया, बिल्कुल होगा, तो QRT हो जाएगा। आगे देखते हैं O2 माइनस का, O2 माइनस ये पैरामैग्नेटिक हो चुका है बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर की अगर अपन बात करते हैं तो O2 माइनस में O2 का तो होता है 2 और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर जो आता है, बॉन्ड ऑर्डर ये कितना आएगा, 1.5 आएगा बच्चों। तो 2 नहीं है तो S से ये भी आपका कनेक्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, S और P की मिक्सिंग की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 14 के लिए S और P का मिक्सिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो O2 माइनस में भी आपका T नहीं आएगा। नाउ बात करते हैं अपन O2 की। O2 पैरामैग्नेटिक हो गया बच्चों, PQR आ चुका है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो आपका S भी आ चुका है। हमें पता है इसका तो बॉन्ड ऑर्डर यार, ऑक्सीजन का तो बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है कि 2 होता ही है। अब ये तो कोई बात बताने वाली है नहीं। ठीक है, नाउ अगर
यहां पर देखिए तो मिक्सिंग ऑफ s एंड p ऑर्बिटल्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। बच्चों ग्रेटर देन 14 के लिए मिक्सिंग नहीं होता है, हमें पता है। तो यहां से आपका t इसके लिए नहीं आएगा। तो यहां से आपका ऑप्शंस जो है वो ए का तो हो गया PQRT, बी का हो गया QRT, सी का हो जाएगा PQR और डी का हो जाएगा आपका PQRS। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए का हो गया PQRT, बी का हो गया QRST। बी में अगर अपन देखते हैं तो यहां पर QRST, लेकिन बच्चों N2 जो है इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आता है, तो यहां पर ये S नहीं आएगा। ठीक है, ये S नहीं आएगा। क्लियर, T आएगा, QRT आएगा। सी में देखते हैं PQR, बिल्कुल सही बात है। और डी में देखते हैं PQRS, ये भी सही है। सो यहां से आपका जो आंसर है हमने मैच कर लिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2009 में, ठीक है, वो भी जेईई में, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन करने से बड़ा मजा आया होगा। अगर ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं तो एमओटी का लगभग पूरा रिवीजन हो जाता है, उसमें कुछ भी रिवाइज करने को बचता नहीं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। द क्वेश्चन इज द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप इज। आइए बच्चों पिरामिडल शेप देखते हैं। SO3 की बात करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो ये तो प्लेनर हो जाएगा। ट्राइगोनल प्लेनर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। BRF3 की बात करते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसके पास 2 लोन पेयर बचेंगे क्या बच्चों? तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका sp3d। ठीक है, नाउ अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका BR, यहां पर 2 लोन पेयर है और 3 फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसका कुछ टी शेप आएगा बच्चों, या बेंट टी शेप बोल सकते हो आप। तो यहां से भी ये पिरामिडल नहीं आया। हाँ, SiO3 2- की बात करते हैं। SiO3 2- की अगर अपन बात करते हैं तो ये तो आपको क्या दिख रहा है? प्लेनर दिख रहा है सर। ये तो sp2 हो गया और प्लेनर हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ए तो हो ही नहीं पाया। OSF2 की बात कर लेते हैं। यहां पर सेंट्रल एटम क्या है आपका? S, तो सल्फर पर एक ऑक्सीजन ये जुड़ गया, एक फ्लोरीन, लेकिन यहां पर एक लोन पेयर बच चुका है, तो ये क्या है? sp3 में टेट्राहेड्रल में अगर एक लोन पेयर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो शेप आएगा ये आएगा पिरामिडल। क्या आएगा? पिरामिडल। तो बच्चों यहां से आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, दैट इज OSF2। करेक्ट आंसर इज डी एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2010। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अज्यूमिंग दैट हुंस रूल इज वायलेटेड। हुंस रूल क्या बोलता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग है वो वहां तक स्टार्ट नहीं होगा जहां तक सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट आ नहीं जाएगा। तो बोल रहा है कि ऐसे रूल को मानने की जरूरत नहीं है, यानी कि आप पेयरिंग करवा सकते हो। तो आइए करवाएंगे, फिर आगे पढ़ते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल B2 इज। B2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी फिल हो जाएंगे, उनमें तो कुछ चेंजेस होने नहीं है क्योंकि एक एक ऑर्बिटल्स अवेलेबल है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, तो आपका पेयरिंग साथ के साथ होता जाएगा। लेकिन जैसे ही 9th और 10th इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तो कैसे भरा जाएगा? अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरने थे अपने को, तो अपने को क्या करना था पहले कि सर एक एक भरते। लेकिन आप क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में कि हुंस रूल को वायलेट करना है, तो हुंस रूल को वायलेट करना है इसका मतलब यह है कि आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही पेयरिंग करवा सकते हो, तो करवा दो फिर पेयरिंग। तो यहां पर आप पेयरिंग करवा सकते हो। ठीक है, नाउ पेयरिंग करवाने से जो इसका ओरिजिनल कैरेक्टर था ये फ्रॉम MOT, वो क्या आना चाहिए था? 1 और 1। तो यहां से
बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है इसका? बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2 - 0/2 दैट इज 1। यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 2 - 0/2 दैट इज 1। तो बॉन्ड ऑर्डर तो उतना ही है यार, 1। नाउ अगर अपन बात करते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो यहां पर तो ये क्या आ रहा है? डायमैग्नेटिक आ रहा है। जबकि अगर यहां पर देखते हैं तो ये क्या आ रहा था? पैरामैग्नेटिक आ रहा था। तो बच्चों वो पूछ रहा था कि अगर ये वायलेट करते हैं अपन तो आपका नेचर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा और जो नेचर है वो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई 2010। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द वैल्यू ऑफ एन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला BeNAl2Si6O18 इज। बच्चों ये जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अगर आप सिंपली देखोगे तो कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सर ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आता है? -2, सिलिकॉन +4, एल्यूमिनियम +3, इसके ऊपर +2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल तो होगा ही सही, तो चार्ज को न्यूट्रल कर दो ना यार। तो n इसके ऊपर कितना है? 2। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना है बच्चों? 2 × 3 +6 × 4 -18 × 2। दिस शुड बी 0। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। आओ यहां से 2n कितना हो गया? 36 -6 4 × 24 +6 30। n की वैल्यू निकल के आ जाती है 6/2 दैट इज 3। इजीली आपका n की वैल्यू 3 निकल के आ जाता है। अब बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा लग रहा था कि यार इसको तो कैसे ही सोल्व करेंगे। इजीली आप इस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। द क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स अमंग द फॉलोइंग इज। तो बच्चों डाइप्रोटिक मतलब जो 2 H एटम दे दे, 2 ही दे, ना तो ज्यादा ना कम। आओ H3PO4 की बात करते हैं। तो H3PO4 की बात अगर अपन करते हैं बच्चों, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3। तो ये क्या हो गया? ट्राइप्रोटिक हो गया। बस यहां पर यही ध्यान रखना था कि ये नहीं कि ट्राइप्रोटिक है तो डाइप्रोटिक बोल सकते हैं ना, ये ट्राइप्रोटिक है तो ये नहीं होगा। H2SO4 सीधे सीधे 2 H+ दिख रहे हैं बच्चों, ये डाइप्रोटिक हो जाएगा। H3PO3, हाँ यहां से जब आप एक OH निकाल देते हो, सॉरी एक ऑक्सीजन एटम निकाल देते हो, तो H3PO3 इस तरीके से हो जाता है। तो इसका बेसिसिटी आपके पास 2 आ जाता है, तो ये डाइप्रोटिक हो जाता है आपका। ये भी डाई हो गया। H2CO3 ये डाई है सही ऑलरेडी। H2H2O7 ये भी डाई होगा, ठीक है। H3BO3 यहां पर ध्यान देना है। H3BO3 में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 3 हाइड्रोजन है, ट्राइप्रोटिक हो जाएगा, लेकिन ये ट्राइप्रोटिक नहीं है, ये तो मोनोबेसिक है। ये क्या है? मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक एसिड है। तो हालांकि अपने को डाइप्रोटिक पूछा था तो आंसर नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नाउ H3PO2 ये क्या हो जाएगा? H3PO2 की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चों? मोनोप्रोटिक। केवल ये वाला एसिडिक H आपका बाहर निकल पाएगा, तो ये मोनोप्रोटिक हो जाएगा, तो ये भी आपका डाइप्रोटिक नहीं है। H2CrO4 की बात करते हैं। तो H2CrO4 की बात अगर अपन करते हैं बच्चों, तो CrO4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या है? डाइप्रोटिक है, क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। H2SO3 की बात कर लेते हैं। H2SO3 आपका इस तरीके से होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डाइप्रोटिक। यहां से टोटल ऐसे कितने आपके पास मॉलिक्यूल्स आए जो डाइप्रोटिक एसिड्स हैं? 1 2 3 4, उसके अलावा 5 और 1 6। तो
तो बच्चों ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा 6। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE 2010। तो बच्चों अगर आपके केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि उसी साल में लगभग 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन VSEPR थियरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री FBRF एंगल्स इन BRF5 इज। आ जाओ, BRF5 क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2, 5 और 1 6, 5 और 1 6, sp3d2 हो गया। sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, बिल्कुल। ये 4 फ्लोरीन, एक लोन पेयर ऊपर चला जाएगा, एक फ्लोरीन नीचे चला जाएगा। अब क्या होता है, ये जो आपका लोन पेयर है ये रिपेल करता है इन बॉन्ड्स को। तो बच्चों जो आपके परफेक्ट 90 डिग्री आने चाहिए थे, अब ये 90 डिग्री से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। इज इट क्लियर? तो यहां से लेस देन 90 डिग्री आपके बॉन्ड एंगल्स हो जाते हैं। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो FBR आपके जो 90 डिग्री एंगल आता है वो कितने आता है, 0। एक भी FBRF एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं आता है। ये क्वेश्चन भी आपका एडवांस 2010 में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The question is among the following the number of elements showing only one non-zero oxidation state in their compounds is। तो बच्चों ऐसा एलिमेंट आपको पकड़ना है जो केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो नॉन जीरो होनी चाहिए। तो बच्चों ऑक्सीजन भी मल्टीपल दिखाता है, क्लोरीन मल्टीपल, फ्लोरीन आपका एक ही दिखाता है, वो भी कौन सा, -1, दैट्स इट। नाइट्रोजन आपका मल्टीपल दिखाता है, SN भी मल्टीपल दिखाता है, ये भी मल्टीपल दिखाता है, सोडियम +1 दिखाता है, दैट्स इट। और टाइटेनियम भी आपका मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो यहां से ऐसे कितने एलिमेंट है जो केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, दैट इज 2, फ्लोरीन एंड सोडियम। यहां से अगर आप देखोगे तो आंसर है 2, और ये क्वेश्चन भी एडवांस 2010 का है। तो आप लोग देख रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का यूज करके एडवांस 2010 में कितने सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए थे, ठीक है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। द क्वेश्चन इज इन एलिन C3H4 द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज ए और आर। तो एलिन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है आपका एलिन। नाउ अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखें बच्चों अपन, तो इसका हो जाएगा sp2, क्लियरली दिख रहा है, ये हो जाएगा sp, ये हो जाएगा sp2। तो क्या बोल रहा है भैया कि द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स इज और आर। तो क्या है, sp और sp2 है, sp एंड sp3 नहीं होगा, sp sp2 होगा, sp2 sp3 नहीं होगा, ओनली sp2, ये भी नहीं होगा। यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE एडवांस 2012। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मार्क्स तो देके गया है यार। मार्क्स देके गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा क्वेश्चन है अपने लिए। नाउ आई होप आप लोगों ने यहां तक के काफी सारे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, और उसके साथ साथ जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर आंसर मैच करना है और मेरा सोल्यूशन भी देखना है, तो ये ट्रिक आप अपना रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप ये चीज जरूर करिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड्स इज अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या दिया हुआ है, HNO3, NO, NH4, Cl और N2, यही चारों कंपाउंड्स हैं। आओ HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है बच्चों, ये +5 आएगा क्या, -2 +1, ठीक है ओके। दूसरा क्या है, NO, NO में कितना आएगा बच्चों, +2, ये हो गया +5, ये हो गया +2। NH4Cl में NH4 क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, तो यहां से इसका कितना आता है, -3 आएगा क्या, और N2 में कितना आएगा, 0।
तो ये जो ऑर्डर आएगा क्या बोल रहा है ये, अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आ जाएगा आपका HNO3 सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका NO। आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी कोमा करके इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो NO हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका N2, फिर आ जाएगा आपका NH4Cl। आइए देखते हैं कौन से इसमें ये ऑप्शन मैच हो रहा है, HNO3, NO, N2, NH4Cl। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है बच्चों। यहां से आप देख पा रहे हैं तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2012, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। द शेप ऑफ XeO2F2 मॉलिक्यूल इज, तो बच्चों सबसे पहले अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बच्चों, 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 8 में से 6 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 बच गए एक लोन पेयर की तरह, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2, 2, 4 और 1, 5, यानी कि sp3d। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp3 में इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आइए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सबसे पहले लोन पेयर आ जाएगा, यहां पर लोन पेयर के साथ साथ आपका यहां पर फिर आ जाएगा फ्लोरीन, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आएगा। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है ये लोन पेयर इसको डबल बॉन्ड को रिपल्सन करेगा। डबल बॉन्ड को रिपल्सन करने से इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये किसकी तरह हो जाएगा, ये आपने पार्क में देखा होगा बच्चों, ये क्या होता है सीसो, जिसमें 2 बच्चे दोनों साइड पर बैठकर झूला झूलते हैं। इसको अगर आप ऐसा घुमा देंगे तो क्या ये आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जिसमें यहां पर एक मॉलिक्यूल है, यहां पर मॉलिक्यूल है, यहां पर मॉलिक्यूल है, यहां पर। लोन पेयर को अपन काउंट करते नहीं और इसको अपन क्या बोलते हैं, सीसो, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा ये कौन सा आ जाएगा, सीसो, ये क्या हो जाएगा, सीसो, ठीक है। तो यहां से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामाइन इज। तो बच्चों मेलामाइन का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बच्चों मैं मेलामाइन का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूं। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ये होता है मेलामाइन का स्ट्रक्चर। अब यहां पर आप डबल बॉन्ड लगा दो अल्टरनेट, ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ साथ हर एक कार्बन पर जोड़ दो NH2, सॉरी यहां पर कार्बन है, ये NH2 आ जाएगा और यहां पर NH2 आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, निकाल लो। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, बाकी कहाँ है, ये रहे। हर एक नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही ना यार, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है बच्चों, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही है, ठीक है। चलो इसके पास भी लोन पेयर है क्या, तो कितने लोन पेयर आपको टोटल दिख रहे हैं यहाँ पर, 6 हो गए क्या, बस। बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि एडवांस 2013 में पूछा गया था। आंसर इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज अज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज। बच्चों आप ऐसा बोल रहे हो कि जो 2s2p मिक्सिंग होता है वो नहीं होता, तो 2s2p मिक्सिंग अगर नहीं होता तो फिर इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से भरते, ऐसे ही भरते, इलेक्ट्रॉन को इसी तरीके से भरते। तो आओ देखते हैं फिर Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 ही हैं, तो इसका तो कुछ होता ही नहीं, ये तो आपका डायमैग्नेटिक ही रहता। बी की बात कर लेते हैं, B2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर आते तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे भर जाते, तो ये कौन सी स्पीशीज हो जाती बच्चों, ये डायमैग्नेटिक हो जाती, ठीक है। ओके C2 की बात कर लेते हैं। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स अपन भरते हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर अपन भरते हैं तो किस तरीके से भरते हैं, 2 यहां पर आते हैं आपके, बाकी के कितने बचे, 10 तो हो गए, 8 आपने ऑलरेडी भर चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। तो आपको यहां पर दिख रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है
ये कौन सी स्पीसीज हो गई? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी की बात करेंगे तो डी में क्या हो जाएगा बच्चों, यहीं पर देख लेते हैं। N2 में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स है और भरे कैसे जाते हैं? ऐसे, तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। ये कौन सी स्पीसीज हो जाती है? डायामैग्नेटिक। क्लियर? सो आपका डी ऑप्शन भी आंसर नहीं होता। सो फॉर दिस क्वेश्चन अगर आपका 2s2p मिक्सिंग नहीं होता है तो आपका जो आंसर आता है वो C2 आता है। क्यों? क्योंकि C2 आपका 2s2p मिक्सिंग नहीं होने की वजह से पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाता है। क्लियर? आंसर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन। और दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एडवांस 2014। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज मैच द orbital overlap figures shown in list first with the description given in list second. Select the correct answer using the code given below the list. आ जाओ, सबको मैच करना है। ये आपको व्हाइट दिख रहा है, ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। तो अगर सेम टाइप के ऑर्बिटल मिक्सिंग करेंगे बच्चों तो क्या होता है? बॉन्डिंग बनता है। ठीक है साहब, इन दोनों में से एक होगा तो ये सिग्मा होगा क्या? तो आपका पी के साथ क्या हो गया? ये डी डी सिग्मा हो गया क्या? सेकंड के साथ मैच हो गया सर। ठीक है साहब, ये सेम है, ये सेम है, ये P है और ये D है। तो इसके साथ कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है बच्चों? यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो पाई आपका वो भी कौन सा? बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? सेम सेम से हो रहा है तो क्या होगा? पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग कहां पर है? वो भी कौन सा? P एंड D पाई बॉन्डिंग। P एंड D पाई बॉन्डिंग। ये तो ये रहा, थर्ड वाला हो गया। R की बात करते हैं। ये देखो बच्चों, ये अलग है, ये अलग है, तो एंटी बॉन्डिंग हो गया क्या? P और D एंटी बॉन्डिंग। P और D एंटी बॉन्डिंग कहां है बच्चों? P और D पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। S में देख लेते हैं, ये D है और ये भी D है। तो D और D क्या हो जाएगा बच्चों? ये अलग है, ये अलग है, दोनों से अलग है, तो एंटी बॉन्डिंग आएगा। तो D और D एंटी बॉन्डिंग, ये फोर्थ में चला जाएगा आपका। तो यहां से आपका जो आंसर निकल के आ रहा है बच्चों P2, तो ये हट गए दोनों। A और C में से एक देखना है। Q क्या आ जाएगा? 3, Q3 R1 S4। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन JEE एडवांस 2014। ठीक है बच्चों, जिसका आंसर अपन ने इजीली निकाल लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज अमंग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस BeCl2 N3 N2O NO2 O3 HCl2 ICl2 I3 XCF2 the total number of linear molecules, linear ध्यान देना, molecules या फिर ions where the hybridization of the central atom does not have contribution from d orbital। ये ध्यान देना, मैंने शुरू में बताया था, अभी वापस बता रहा हूं कि आपको एडवांस में वर्ड्स के साथ बिल्कुल ध्यान रखना है। एडवांस एक एक वर्ड पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसी वर्ड से आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। यहां पर दो चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। क्या दो चीजें हैं? एक तो लीनियर होना चाहिए, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल नहीं आना चाहिए। ठीक है साहब, आ जाओ फिर। BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन sp, N3- का sp, N2O का sp, NO2+ का sp होता है, O3 का sp3 होता है बच्चों। O3 की अगर अपन बात करते हैं, सॉरी sp2 आ जाएगा। नाउ HCl2 की बात करते हैं तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, sp3 हो जाएगा। ICl2- की बात करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्ड बना ली, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, sp3d आ जाएगा इसका। I3- का कितना हो जाएगा बच्चों? 7 और 1 8, एक एक बॉन्ड, इसका भी sp3d आ जाएगा। आप अगर यहां पर देखोगे 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, बिल्कुल सही बात है, sp3d आ जाएगा। कौन सा बचा बच्चों? XgF2। यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 2 बॉन्ड बना लिए, 6 बचे, 3 बॉन्ड पे, सॉरी 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3d। तो आपको ऐसे देखने थे जिनमें डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो भैया आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये। अब बाकी के देखेंगे अपन, ठीक है, जो लीनियर होंगे। तो ये लीनियर है क्या? HCl2 नहीं है, ये बेंट आएगा। sp2 ये लीनियर है क्या? ये भी नहीं है। यहां से आपका 1 2 3 4, ठीक है। तो आपके जो यहां से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स
जो निकल के आ रहे हैं, जो कि आपके क्या है, लीनियर है और हाइब्रिडाइजेशन क्या रखते हैं, डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें 2 वर्ड्स पे अगर ध्यान दे लिया, इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दिस वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2015। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। यहां पर पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2O3 इज। तो बच्चों आइए N2O3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पर ये जो लोन पेयर है ये ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। तो यहां ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हो गए, अब 6 हो गए। 2 इन दोनों के पास है, 2 इन दोनों के पास है, 1 इसके पास है। तो बच्चों लोन पेयर कहीं नहीं गया, बस केवल डोनेट हुआ है। तो कितने लोन पेयर से टोटल, 1 2 3 4 5 6 और 6 और 3, सॉरी ये और ये वाला कॉमन है। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 2 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, तो टोटल लोन पेयर्स अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 8। कैसे, एक बार वापस से गिनवा देता हूँ, 1 2 3 4 5 हो गए। नाउ ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर दिया तो यहाँ पर 2 के बजाय कितने हो गए, 3 हो गए। तो 5 ऑलरेडी थे और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो कितने लोन पेयर्स है बच्चों यहाँ पर, 8 ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2015, है ना, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग HClO, HClO2, HClO3, HClO4 इज एंड आर। ठीक है, इनमें से देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, क्या क्या पूछ रहा है ये। पहला ऑप्शन है द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज। तो Cl डबल बॉन्ड O देख लेते हैं सबसे पहले। तो HClO में बिल्कुल नहीं आएगा, HClO2 में 1 आ जाएगा, HClO3 में कितने आ जाएंगे बच्चों, 2 आ जाएंगे, और HClO4 में कितने आ जाएंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि नंबर ऑफ Cl बॉन्ड इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो Cl डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि 2 दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन है द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन Cl इन सेकेंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। तो सेकेंड और थर्ड में Cl के ऊपर लोन पेयर देखते हैं। यहां पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्डिंग में चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 2 लोन पेयर इसके पास बच गए। यहां पर देखिए तो 5 बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों, तो इसके पास 1 लोन पेयर बचेगा। तो यहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आ गए दोनों के पास कंबाइनली, 3। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ सी ऑप्शन की बात करते हैं कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन फोर्थ इज sp3। तो फोर्थ कहां है, ये रहा। तो 3 बॉन्ड 9 लोन पेयर sp3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नाउ तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन क्या है कि अमंग अस फर्स्ट टू फोर्थ द स्ट्रॉन्ग एसिड इज फर्स्ट। नहीं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड जो आता है हमें पता है कि जो फोर्थ है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है अमंग दीज 4। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आता है वो आता है बी एंड सी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था। तो बच्चों आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि यार एडवांस में कितनी वेराइटी के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग सारे जो टॉपिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के वो यहां पर कवर हो चुके हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं, अभी तो और क्वेश्चंस बाकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि द कंपाउंड्स विद 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम इज और आर। तो 2 लोन पेयर होने चाहिए भैया। आ जाओ, ए ऑप्शन में BrF5 की अगर बात करें तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बना लिए, तो कितना आ गया लोन पेयर, 1। ClF3 की बात करते हैं। ClF3 में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 बॉन्ड पेयर बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसके बाद 2 लोन पेयर बच जाएंगे। XgF4 में भी आपके 4 बॉन्ड बना लिए, 8 इलेक्ट्रॉन थे इनके वैलेंस शेल में, तो 2 लोन पेयर यहां पर हो जाएंगे। SF4 में क्या होगा बच्चों,
6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर बचेगा। तो क्या बोल रहा है भैया है कि 2 लोन पेयर किस किस के पास है, ClF3 के पास है, XgF4 के पास है। B and C is the correct answers. This question was asked in JEE Advanced 2016। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू MOT सबके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका क्या क्या नेचर रहेगा या बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले क्या है, C22- इज एक्सपेक्टेड टू बी डायामैग्नेटिक। तो C22- में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14। तो ये करेक्ट है क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक होता है, N2 हमने देखा है। चलो सेकेंड ऑप्शन है O2 2 पॉजिटिव। तो यहां पर भी बच्चों आपके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, 14 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो जाएगा कि इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। बच्चों अगर अपन इसकी बात करते हैं O2 2 पॉजिटिव की, तो O2 2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3, जबकि O2 में कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर, 2। और बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों बॉन्ड लेंथ जो आपकी O2 2 पॉजिटिव में आएगी वो O2 से क्या आएगी, कम आएगी। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ए ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन देखते हैं कि N2 प्लस N2- हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। कैसे जराओ, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भैया, 13, और N2+ में इसमें हो गए 15। और हमें पता है कि N2 का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14 होता है। बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, इसका आता है 3, नीचे जाने पर 0.5 से कम होता है 2.5 आता है, ऊपर जाने पर भी 0.5 से कम होता है 2.5 आता है। तो ये दोनों सेम है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट। डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है He2 पॉजिटिव हैज द सेम एनर्जी एज 2 आइसोलेटेड He एटम्स। नहीं, आपका ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें अलग अलग ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल्स है वो अलग अलग आते हैं। इज इट क्लियर। सो यहां से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो यहां से फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ए एंड सी। आइए देखते हैं, ए और सी आपका करेक्ट है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था एडवांस 2016 में। इज इट क्लियर बच्चों। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा एडवांस के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज अमंग H2 H2 positive, Li2 B2 B2 C2 N2 O2- and F2 the number of diamagnetic species। लो भैया H2 की बात करते हैं, ये तो डाया आएगा। H2 पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा बच्चों, पेरा आ जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं तो ये 2 आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे। तो ये तो आपका ऑब्वियस सी बात है कि पेरा हो जाएगा। Li2 की बात कर लेते हैं। Li2 में कितने आएंगे, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन्स डाया। Be2 की बात कर लेते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी डाया हो जाएगा। नाउ B2 की बात कर लेते हैं। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब 10 इलेक्ट्रॉन्स में हमें पता है कि इसमें किस तरीके से भरे जाएंगे, sp मिक्सिंग होगा तो एक यहां एक यहां। अच्छे से बना देता हूं इसको। तो B2 में जो इलेक्ट्रॉन्स आपके भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे, 8 तो भरती है बच्चों, 2 और बनने, तो एक यहां एक यहां। तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। क्लियर। नाउ अगर अपन बात करते हैं C2 की, तो C2 में आपके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। नाउ अपन बात करते हैं N2। तो N2 ऑलरेडी अपने को पता है कि ये डायमैग्नेटिक होता है। O2- की बात कर लेते हैं। O2- हमें पता है कि ओड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरा ही होना है। F2 की अगर बात करते हैं बच्चों, तो F2 आपका इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे, 2 2 2 2 और 2। तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, यहां से टोटल नंबर ऑफ जो डायमैग्नेटिक स्पीसीज है वो कितनी आ जाती है बच्चों, 1 2 3, उसके अलावा 4 5 और 6। तो यहां से जो टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज निकल के आती है बच्चों, उनका नंबर आता है 6। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है 5 और 6।
तो बच्चों यहां पर आप ध्यान दे सकते हैं एक चीज कि जो Be2 है, ये Be2 में बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालने जाओगे तो 0 आता है, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप हाइपोथेटिकली पूछोगे तो 6 आएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली पूछोगे तो यहां पर चूंकि Be2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर कैसे निकालोगे? तो आपका यहां से आंसर कितना आएगा? फिर 5 आएगा। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ये एडवांस 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर अपन ने इजिली निकाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज each of the following options contains a set of 4 molecules. Identify the options where all 4 molecules possess permanent dipole moment at room temperature. यानी कि म्यू आपका नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। BeCl2 आपका म्यू जीरो आएगा, यही खत्म हो गया। BF3 म्यू जीरो आएगा, ये भी खत्म हो गया। SO2 इसका म्यू नॉन जीरो आएगा। C6H5Cl इसका भी म्यू नॉन जीरो आएगा, इसका भी म्यू नॉन जीरो और ये भी म्यू नॉन जीरो। देख लेते हैं। SO2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन म्यू नॉन जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि V शेप होता है इसका। C6H5Cl अनसिमेट्रिकल म्यू नॉन जीरो। H2SE ये भी आपका टेट्राहेड्रल है, ये sp3 होगा, तो इसका भी म्यू नॉन जीरो आएगा। BRF5 ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? इसका स्ट्रक्चर होता है सीसो। BRF5 का जो स्ट्रक्चर है अभी अपन निकालते हैं, हो सकता है सीसो ना आए। इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों 5 और 1 6 sp3d2, तो ऑक्टाहेड्रल आएगा बच्चों। तो ये क्या आ गया? एक तरीके से डिस्टोर्टेड पिरामिडल शेप इसका आता है। इसका क्या आता है? डिस्टोर्टेड पिरामिडल शेप आता है, सीसो नहीं आता है, तो इसका भी म्यू क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। सो आपका बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इसमें सारे मॉलिक्यूल्स का जो म्यू है वो नॉन जीरो है। क्लियर। डी में बात कर लेते हैं। NO2 में NO2 की अगर बात करते हैं तो इसका भी म्यू नॉन जीरो आता है, इसका भी म्यू नॉन जीरो आता है, इसका भी म्यू नॉन जीरो आता है और इसका भी म्यू नॉन जीरो आएगा। क्योंकि ये तो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। यहां से डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सब में परमानेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों? बी एंड डी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2019। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज among B2S6, B3N3S6, N2O, N2O4, H2H2O3 and H2H2O8 the total number of molecules containing covalent bond। बच्चों ध्यान से समझना है यहाँ पर, covalent bond between two atoms of the same kind, मतलब कोई ऐसा अपने को मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसमें सेम टाइप के एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, तो आइए एक एक के स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि कहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है और नहीं है। सबसे पहले B2S6 की बात करते हैं। तो बच्चों B2S6 का अपने को पता है कि ये बनाना बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर तो सिमिलर काइंड के एटम्स, दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये हमें पता है कि ये बनाना बॉन्ड होता है बच्चों। तो इसमें सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो यहां हो गया क्रॉस। दूसरा बनाते हैं B3N3S6। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही है किस तरीके से होता है। ठीक है, यहां पर हर एक एटम से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर रहता है वो अपने इस बोरोन को दे देता है और यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वाला इसके साथ बना लेगा और ये वाला इसके साथ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या आपको सिमिलर काइंड के एटम्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई किसी के भी बीच में
यहाँ पर अलग अलग एटम्स के बीच में ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी ये वाला भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे अगले इस पर मूव करते हैं, N2O। तो N2O का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है बच्चों? कुछ इस तरीके से होता है। N2O का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है बच्चों। यहां पर हमें पता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। N2O4 की बात करते हैं, N2O4 की अगर बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन को दे देता है और ये वाला भी अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देता है। यहां पर भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। H2H2O3 की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर स्पेशल होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। H2H2O3, तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि S और S के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये भी आंसर में आ जाएगा। अब बात करते हैं H2H2O8 की। तो यहाँ पर एक परोक्सी लिंकेज होता है बच्चों, H2H2O8 में एक परोक्सी लिंकेज होता है। तो यहाँ पर और बाकी एटम्स के बीच में तो नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ऑक्सीजन के बीच में है क्या? बिल्कुल सर। तो यहाँ पर भी सिमिलर काइंड के एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बच्चों ऐसे टोटल कितनी स्पीसीज हो गई जिनमें सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है? तो 1, 2, 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 4। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस 2019। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म O2, HF, H2O, NH3, H2O2, CCl4, CSCl3, C6H6, C6H5Cl. When a charged comb is brought near their flowing stream, how many of them show deflection as per the following figure? तो बच्चों हमें पता है कि चार्ज्ड कोम अगर लेकर आएंगे अपन, तो इसके ऊपर चार्ज है बच्चों। चार्ज होने की वजह से क्या होगा, अगर कोई सा भी पोलर मॉलिक्यूल यहां पर आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो सीधी सी बात है कि अपने को पोलर मॉलिक्यूल निकालना है जिसका म्यू नॉन जीरो हो। अब O2 तो क्या है बच्चों? नॉन पोलर है, तो पोलर में क्या आ जाएगा आपका? HF पोलर आ जाएगा। उसके आगे H2O आपका पोलर है, हमें पता है। NH3 आपका पोलर है, H2O2 आपका पोलर है। नाउ CCl4 आपका नॉन पोलर है, नॉन पोलर, ये भी आपका नॉन पोलर क्योंकि सिमेट्रिकल है। CSCl3 पोलर हो जाएगा, C6H6 नॉन पोलर है और ये भी पोलर है। तो कितने आपके पोलर मॉलिक्यूल्स आए बच्चों? 4 और 2 6। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 6। और ये एडवांस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखो कभी कभी बच्चे क्या है, ये स्ट्रक्चर देख के ये फिगर देख के घबरा जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है भैया, एक सीधा सा कंसेप्ट है कि पोलर और नॉन पोलर निकालना है, यही तो करना था। कॉम वॉम तो क्या है, ये सब तो बहाना है डराने का। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन अपन ने इजीली तरीके से सोल्व कर लिया। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ 2pz ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो 2 ऐसे p ऑर्बिटल्स हैं जिनका ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, तो उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है उसके बारे में अपने को यहां पर देखना है। तो सबसे पहला है कि सिग्मा ऑर्बिटल हैज अ टोटल ऑफ 2 नोडल प्लेन्स। तो बच्चों अगर अपन सिग्मा ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो सिग्मा ऑर्बिटल किस तरीके से बनेगा? यहां पर इस तरीके से होगा। तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से यहां पर जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? ये आपका z एक्सेस है। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर कितने नोडल प्लेन्स दिख रहे हैं बच्चों? ये 2 नोडल प्लेन्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में बात करते हैं कि सिग्मा स्टार ऑर्बिटल हैज 1 नोड इन xz प्लेन कंटेनिंग द मोलिकुलर एक्सिस। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि xz z प्लेन में
जेड एक्सिस के साथ इसका हम देख पा रहे हैं कि अगर ये तो आपका बॉन्डिंग वाला हो गया, अगर एंटी बॉन्डिंग की भी अपन बात करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग में कुछ इस तरीके का मामला हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में कुछ इस तरीके का मामला हो जाएगा यहां पर, ठीक है। पी में तो एंटी बॉन्डिंग में कुछ इस तरीके का रहेगा। तो अगर ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के अलोंग हम देख पा रहे हैं कि कोई सा भी ऐसा प्लेन नहीं होगा जो कि नोडल प्लेन हो। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। पाई ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर एक्सिस एंड गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द मोलिक्यूल। तो बच्चों अगर अपन पाई ऑर्बिटल की बात करते हैं तो पाई ऑर्बिटल किस तरीके से बनेगा? ये अगर Z है तो पाई ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। बाकी आपका ये आपका x हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा y। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये वन नोड रखता है इन द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर एक्सिस। तो बच्चों मोलिकुलर एक्सिस तो ये है, इसके परपेंडिकुलर में यहां पर अपने को नोडल प्लेन नहीं दिखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं कि पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन द एक्सवाई प्लेन कंटेनिंग द मोलिकुलर एक्सिस। तो बच्चों अगर पाई स्टार ऑर्बिटल का अपन फॉर्मेशन देखें तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका जेड एक्सिस हो गया, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप देखो कि ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब क्या बोल रहा है कि पाई स्टार ऑर्बिटल हैज वन नोड इन एक्स वाई प्लेन। तो आपका ये एक्स वाई प्लेन है बच्चों, ये वाला एक्स वाई प्लेन है कंटेनिंग द मोलिकुलर एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो ये वाला नोड है और ये वाला भी नोड है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों ये क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। तो यहां से आपका फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज ए एंड डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द क्वेश्चन इज द करेक्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ F2 मॉलिक्यूल इज इन द ग्राउंड स्टेट इज। तो बच्चों F2 के लिए अगर अपन बात करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन तो अपन भर ही देंगे बच्चों, ठीक है। यानी कि 1s में और 2s में तो भर ही देंगे। बात केवल 2p में चेंजेस आएंगे। तो 2p में किस तरीके से आते हैं बच्चों? 2p में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से भरे जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ पर जाएंगे, 2 यहाँ पर, कितने हो गए? 6, 10 भरने, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। आ जाओ भैया चेक कर लो। नीचे वाला तो सब में सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बीच वाला देखते हैं। सबसे पहले तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग हो रखी है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर आपका ये भी नहीं हो पाएगा। अगला देखते हैं, ये 2 आगे बीच में आपका बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी निकल के आ रहा है, अपन ने देखा है। इजीली यहाँ पर आप मैच कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए नाउ हम लोगों ने जो केमिकल बॉन्डिंग के और पीरियडिक टेबल के प्रीवियस ईयर में एडवांस में क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों, जो भी अच्छे टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ पर सारे सोल्व करवाए। आई होप आप सब लोगों को ये PYQ से काफी मदद हुई होगी, ठीक है। नाउ अब आप लोग एडवांस का एग्जाम देने वाले हो बच्चों, तो फॉर दैट एग्जाम मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, ठीक है। और इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट।